हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है ये हमसे शेयर करी है रिया ने। थैंक यू सो मच रिया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस हुए जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिया 22 साल की बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। छुट्टियों में अपने पापा के गांव मधेपुरा बिहार आई हुई थी। गांव का माहौल उसके लिए हमेशा से अजीब था, पर यह विजिट कुछ अलग था। पहली बार वो अकेले आई थी। पापा तो आर्मी में थे, मम्मी काफ़ी पहले ही गुजर चुकी थी और मधेपुरा में उसके एंसेस्ट्रल घर था जहाँ पर अब चाचा और चाची रहा करते थे। जैसे ही रिया गांव में एंटर करती है उसे वहाँ पे बड़ी ही डिफरेंट वाइब आती है। सब कुछ शांत और चुपचाप सा सन्नाटा सा था। जिस जगह पर बचपन की उसकी इतनी सारी यादें थी, जिस जगह पर ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ थी, वो जगह अब एकदम बेजान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर अब लोगों ने आना ही छोड़ दिया है। फाइनली रिया अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ घर पे पहुंचकर थोड़ा सा रेस्ट करती है और फिर खाने के लिए चली जाती है। चाची जी ने गरम खाना रिया के लिए परोसा हुआ था जिसमें थी कढ़ी, रोटी और पीले चावल। रिया थोड़ा सा हंसकर चाची जी से पूछते कि आज कोई स्पेशल दिन है क्या चाची जी? आज आपने पीली दाल और पीले चावल बनाए हुए हैं। और चाची भी हंसकर ही बोलती है कि नहीं बेटा, बस ऐसे ही मन किया तो बना दिया। उस पल में रिया ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। रिया ने प्लेट उठा ली। भूख लगी हुई थी और ट्रैवल से थकी हुई भी थी। उसने एक बड़ा निवाला पीले चावल का मुंह में डाला। कढ़ी का टेस्ट काफ़ी फेमिलियर था। जैसी रिया की मम्मी बनाया करती थी सेम वैसी ही थी, लेकिन जो चावल थे वो काफ़ी अलग थे। उसका टेस्ट भी काफ़ी कड़वा सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चावल में हल्दी तो थी लेकिन कुछ और भी था। एक अजीब कड़वाहट, जैसे जली हुई हल्दी या फिर कोई और सा ड्राई सा पाउडर। पर उस वक्त रिया ने इतना सोचा नहीं। गाँव की चीज़ें अलग होती है। ये सोचकर रिया ने चुपचाप सब कुछ खा लिया। खाना पूरा खाने के बाद रिया सोने के लिए जा रही थी और जब वो जा रही थी वो देखती है कि जो उसकी चाची जी होती है वो सारे बर्तनों को नीम के पत्तों से पहले धो रही थी, फिर उसके बाद जो नॉर्मली बर्तन साफ करने वाले साबुन होते हैं उनसे धो रही थी। उन्होंने घर के हर एक कोने में धूप बत्ती भी जला कर रखी थी। रिया ने इतना ज़्यादा माइंड नहीं करा इन सारी चीज़ों को। देखा, उसको ये भी लगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली साबुन से क्यों नहीं धो रहे, लेकिन ठीक है जो भी है बोलकर वो चले जाती है अपना नॉर्मली रूम में सोने। उस रात रिया को नींद तो आती है लेकिन वो सुकून वाली नींद नहीं थी। कंबल के नीचे लेटे हुए भी उसे लग रहा था जैसे कमरा थोड़ा ठंडा, थोड़ा भरा हुआ सा है, जैसे कोई और भी सांस ले रहा है उस कमरे में रिया के अलावा। उसकी आंखें बंद थी लेकिन दिमाग जाग रहा था। अचानक एक थाली की हल्की सी खनक सुनाई देती है। रिया ने आंख खोलने की कोशिश की तो उसने देखा कि एक औरत जिसका चेहरा प्रॉपरली दिख नहीं रहा था, उस औरत ने घूंघट पहना हुआ था। वो उसके बेड के पास खड़ी थी, बिल्कुल कॉर्नर पे। हाथ में पीले चावल की एक थाली थी। वो औरत थोड़ा झुकती है जैसे किसी को अर्पण कर रही हो और वो औरत देखने में काफी अजीब से भयानक से लग रही थी। जितना भी चेहरा घूंघट के अंदर से दिख रहा था वो काफी ज्यादा भयानक था। रिया ने चिल्लाने की कोशिश करी पर उसका गला बंद पड़ चुका था। ना आवाज निकल रही थी, ना हाथ हिल रहे थे। उसका पूरा शरीर फ्रीज हो चुका था। रिया को स्लीप पैरालिसिस हुआ था। वो हिल तो नहीं पा रही थी बट देख पा रही थी, समझ पा रही थी। वो जो औरत थी वो उस थाली को लेती है और रिया के सर के ऊपर रख देती है और सिर्फ एक चीज पूछती है कि मेरे भोग को किसने छुआ। रिया ने डर के मारे आंखें बंद कर दी और बार बार खुद से एक ही चीज बोले जा रही थी कि ये सपना है, ये रियल नहीं है, ये सपना है। और ये बोलते बोलते रिया कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब रिया की आंखें खुलती है वो खुद को जमीन पे लेटा हुआ पाती है। बेड पर नहीं, जमीन पर, ठंडी जमीन पर। रिया अचानक से काफी शॉक में उठती है। कैसे तो करके बेड के ऊपर बैठकर वो बस यही सोच रही थी कि कल का सपना कितना भयानक था। तभी रिया का ध्यान जाता है उसके राइट हैंड पर और राइट हैंड की जो उंगलियां होती है उसमें पीले कलर का दाग लगा होता है जैसे कच्ची हल्दी का। रिया जाती है उसको, उस दाग को हाथ से हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो दाग हटता ही नहीं है। रिया को लगता है कि कल रात को पीले चावल खाए थे तो शायद उसी के दाग उंगलियों में रह गए हैं। पर जो रिया ने रात में देखा था, जो सपना था, रिया उसको भूली नहीं थी। वो उठकर अपना फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने चले जाती है। रात वाली चीज को वो एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाह रही थी लेकिन वो भूल ही नहीं पा रही थी। चाची जी ने ब्रेकफास्ट टेबल पर कैजुअली पूछा, कल रात नींद ढंग से आई ना? और रिया ने भी हंसकर झूठ बोल दिया कि जी चाची जी। लेकिन उस दिन के बाद से रिया के अंदर काफी चेंजेस आने लगे थे। वो हमेशा कंफ्यूज रहने लगी थी। दिमाग में क्लैरिटी मानो कि खत्म ही हो चुकी थी। कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके अंदर कोई और सोच रहा है,
जैसे कि वो करने कुछ और चाहती थी लेकिन करके कुछ और आ जाती थी। और सबसे स्ट्रेंज तो वो था जब वो अपना फेस अपने मिरर के सामने देखती और बड़ा अजीब सा हेलुसिनेशन सा उसे फील होता था, जैसे कि उसी का चेहरा मिरर में उसको देख रहा है और एक क्रीपी सी स्माइल भी कर रहा है। और सबसे अजीब, वो हल्दी वाला दाग अभी भी उसके हाथ में ही था। वो कितना भी कोशिश कर लेती पर वो दाग हट ही नहीं रहा था। और हर रात रिया को एक अजीब सी आवाज आने लगी थी, कभी किसी के गुर्राने की, कभी किसी के थाली की, तो कभी पायल की। और फिर रिया को स्लीप पैरालिसिस भी होने लगा था। जब भी उसे स्लीप पैरालिसिस होता अक्सर उसे अपने आसपास एक साया दिखता। रिया ये सब से काफी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। रिया कभी रात को डायरी भी लिखती ना, तो हिंदी इंग्लिश के साथ एक मैथिली भाषा में भी कुछ ना कुछ वो लिख देती। और अजीब बात ये थी कि रिया को ये भाषा आती ही नहीं थी और उसे याद भी नहीं होता था कब ये भाषा में इतना सब लिख दिया। रिया बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। उसका मूड काफी ज्यादा ऑफ रहने लगा था। कभी रात को बिना वजह रो पड़ती, कभी सुबह शीशे के सामने अपनी आंखों में एक अजीब सा ब्लैंकनेस नोटिस करती, कभी किसी पर बिना वजह चिल्ला देती, तो कभी कभी अनजान जगह पर चली जाती जहाँ का उसे कोई आइडिया ही नहीं था। जब उसको होश आता तो वो देखती कि मैं कहीं अलग सी ही अजीब सी जगह पर हूँ, और फिर कैसे तो लोगों से पूछ कर वापस घर पे आती। अब रिया को गांव में रहते रहते पूरा एक हफ्ता हो चुका था। अब एक हफ्ते के अंदर रिया के ये जो बिहेवियर चेंज हो रहा था ना, इस चीज को उसके चाचा और चाची जी ने भी नोटिस करा था। पहले उन्हें लगा कि नॉर्मल ऐसे ही कर रही है, ठीक है कोई बात नहीं, बच्ची है, चेंजेस आते हैं। लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस जब आने लगे तो चाचा चाची जी को भी शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रिया इस साइड बता तो रही नहीं थी, तो चाचा चाची जी उस पर थोड़ा नजर रखने लगे थे। अब एक रात की बात है, बहुत बारिश हो रही थी और रिया रात को अचानक से शमशान घाट की तरफ चलने लग जाती है। नंगे पैर गेट खोलती है। गेट लोहे का था। जैसे वो खुलता है चाचा चाची को आवाज आती है और वो देखते हैं कि रिया गेट खोलकर बाहर जा रही है। दोनों उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसका पीछा करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद जब इन्हें रियलाइज होता है कि रिया शमशान घाट की तरफ जा रही है, तो चाचा जी दौड़ कर जाते हैं और रिया का हाथ पकड़कर उसे खींच देते हैं। जैसे रिया को खींचा जाता है, रिया एकदम से ऐसे उठती है जैसे उसे गहरी नींद से उठाया गया हो। और वो उठने के बाद उल्टा चाचा जी से पूछते हैं कि चाचा जी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और इतनी घनी बारिश में हम सब बाहर क्यों हैं, हम कब आए बाहर। उसकी बात सुनकर चाचा चाची दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। वो उसे घर लेकर जाते हैं। वो उस वक्त तो उसे सुला देते हैं, लेकिन अगली सुबह होते ही दोनों चाचा चाची उससे बात करते हैं। और रिया भी अब इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो चीज़ें छुपा कर, उन चीज़ों को अपने अंदर दबा कर रिया से रहा ही नहीं जा रहा था। एंड देन फाइनली रिया चाचा चाची जी को सारी बातें बता देती है। और ये सारी बातें जानने के बाद चाची जी तुरंत गांव के पंडित जी को बुला देती है। पंडित जी घर आकर बोलते हैं, इसने पीले चावल को चख लिया है। भटकती आत्मा के लिए जो थाली छोड़ी गई थी, इसने उसी को चख लिया और अब वो आत्मा इसके अंदर आने की कोशिश कर रही है। वेल, ये सारा कॉन्सेप्ट सुनकर आपको भी थोड़ा सा हैरानी हुई होगी कि आखिर चल क्या रहा है। तो मैं बता दूं कि मधोपुर गाँव के कुछ राज कभी किसी किताब में लिखे नहीं गए थे, बस बुजुर्गों की जुबानी और कुछ अधूरे रिचुअल्स में जिंदा रहे। उनमें से एक था पीले चावल की भोग विधि। ये रिचुअल्स तब करे जाते थे जब किसी के मरने के बाद भी उसको शांति ना मिले, उसकी आत्मा भटकती रहे, उसकी आत्मा यहाँ वहाँ दर बदर बस ठोकरें खाती रहे। वेल, कहा जाता था कि जो माँ होती थी उनकी आत्मा ज्यादा भटकती थी क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर जाती थी। वो कभी भी शांति से नहीं मर पाती थी और शांति से ना मरने की वजह से उनकी आत्मा एक लूप में फंस जाती थी, वो भटकती रहती थी। और इसीलिए उनके लिए पीले चावल की थाली लगाई जाती थी, पीले चावल का भोग उनको दिया जाता था। पीले चावल की थाली बनाई जाती थी, यानी कि हल्दी और देसी घी में भुने हुए चावल, बिना नमक बिना मिर्च। इस भोग को दोपहर में नहीं बल्कि शाम के सूर्यास्त के बाद गांव के पुराने शमशान या किसी त्याग की जगह पर रखा जाता था। और एक बार जो ये रख दिया गया तो इस पर सिर्फ उस आत्मा का हक होता था, और अगर गलती से भी कोई इंसान इसको चख लेता तो आत्मा उस इंसान के पीछे पड़ जाती। चाची जी ने जब सब कुछ पंडित जी को बताया था तो उन्होंने एकदम से बता दिया कि ये जो आत्मा है ये रातिया बाई की आत्मा है। रातिया बाई ये नाम सुनते ही चाची जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। रातिया बाई एक पतली चुप रहने वाली औरत थी। 40 साल पहले की बात थी। उसका पति हर रोज पीता था और फिर रात को अपनी ही बीवी के साथ लड़ाई करता था। और ऐसे ही एक रात्रि के समय घर में तेल गिर जाता है। पत्नी यानी कि रातिया बाई और उसका एक बेटा जिसकी उम्र करीबन 2 साल थी, वो दोनों उसमें जल जाते हैं। रातिया बाई जलते हुए मरते हुए भी सिर्फ एक चीज चिल्ला रही थी कि मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी जलते हुए कमरे में कूद कर इनमें से किसी को भी बचाने की। कहा जाता है कि जब भी जिस डेट में वो मरी थी वो डेट जब नजदीक आती है आज के टाइम में भी, तो
जो गांव वाले होते हैं वो पीले चावल का पूरा भोग बनाते हैं और शमशान घाट के एक कोने में जाकर उसको रख आते हैं, सिर्फ रात्या बाई के लिए। और इस साल भी ये जो डेट थी ये नज़दीक आ रही थी और जो चाचा चाची जी थे उन्होंने भी रात्याबाई के लिए पीले चावल का भोग बनाया हुआ था। और उन्होंने अपने एक सर्वेंट जिसका नाम प्रकाश था उसको ये जिम्मेदारी दी थी कि वो उस थाली को ले जाएगा और शमशान घाट के एक कोने में रख आएगा। अब यहाँ पर होती है बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो उनका नौकर था उसने वो पूरा बना तो लिया था, ठीक है, लेकिन उसने वो सब बनाकर फ्रिज में रख दिया था कि चलो रात को शमशान घाट में रख आऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर रिया आ जाती है और उसको जब चाची जी खाने को देती है तो फ्रिज में देखती है उनको वही मिलता है, पीले चावल ये सब। तो उन्हें लगता है कि सर्वेंट ने उनके लिए बनाया हुआ है। रिया को भी पीले चावल बहुत पसंद थे, तभी उसने बोला भी था ना कि क्या बात है चाची जी, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या कि आप पीले चावल ये दाल ये सब बना रही हो। तो उनके माइंड से ही निकल जाता है कि ये सब तो भोग था, वो सब भूल जाती है और वही रिया को परोस देती है। जिसके बाद से जो रात्याबाई की आत्मा थी वो कहीं ना कहीं रिया को टारगेट करने लग जाती है। अब जब रात को रिया के हाथ में भी वो हल्दी के निशान दिखे थे तो भी चाची जी ने वो इग्नोर कर दिए थे, ये सोचकर कि शायद हल्दी ज्यादा डल गई होगी, मैं नौकर को बोल दूंगी कि आगे से इतनी हल्दी ना डाले। अब चाची जी सब कुछ इग्नोर करे जा रही थी और वहां पर रिया के साथ ये सारी चीजें हो रही थी। पंडित जी को ये सारी चीजें पता चलती है, वो प्रकाश को बुलाते हैं जो इनका नौकर था, उसको बुलाकर पूछते हैं तो बोलता है कि हाँ मैंने थाली बनाई थी लेकिन रात को गया तो थाली वहां पर थी ही नहीं, तो मुझे लगा कि शायद मालकिन या मालिक में से कोई गए होंगे और वो चढ़ा कर आ गया थाली को, तो मैंने भी उस बात को वहीं पर छोड़ दिया। फिर इन सबको समझ आ जाता है पूरी स्टोरी कि वो जो थाली उस आत्मा के लिए बनाई गई थी वो दरअसल रिया ने खा ली थी। अब पंडित जी ने आंख बंद करके कहा तो फिर अब रात्याबाई उसमें घुसने का हक ले चुकी है, उसे निकालना अब आसान नहीं होगा। पूरा परिवार और गांव वाले इकट्ठा होते हैं। करीबन 2-3 दिन बाद पूजा करने को कहा था। उन्होंने कुछ रिचुअल्स बताए थे जो कि करने थे। गांव के एक पुराने घाट पे वो पूजा होनी थी। अब पूजा वाला दिन आता है, सब लोग वहां इकट्ठा होते हैं। पंडित जी एक पुराना सा हनुमान जी का यंत्र और भगवान की मूर्ति लेकर बैठे हुए थे। उनके आगे एक नई पीली चावल की थाली रखी गई थी, बिल्कुल वैसी जैसी शापित भोग के दिन बनाई गई थी। रिया बेहोश थी, जैसे कि कोई गहरी नींद में हो। 3 लोग रिया को उठाकर एक जगह पर रख देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर रात्याबाई के लिए वो भोग रखा जाता था। पंडित जी ने आंख बंद करके मंत्र उच्चारण शुरू करे। अचानक रिया के पैर हिलने लगे, उसका गला हिला और उसकी आंखें खुली, लेकिन वो आंखें रिया की नहीं थी। आंखों में कालापन, सिर्फ सफेद सफेद नसें और उसके मुंह से निकली एक आवाज, तुम मेरे बेटे को लाए हो क्या? अगर नहीं तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रिया ने अचानक से जो आदमियों ने उसे पकड़ा हुआ था उनसे अपना हाथ छुड़ा दिया और काफी गुस्से में पंडित को देख के बोलने लगी कि मेरा बेटा कहाँ है? और तभी पंडित जी जिनके पास हनुमान जी का यंत्र था उसे रिया के सर के ऊपर रख देते हैं और जो मंत्रों का वो उच्चारण कर रहे थे वो और तेजी से करने लग जाते हैं। और उसी समय पर पंडित जी जो वो थाली रखी हुई थी जिसमें भोग रखा हुआ था उसको जला देते हैं। उसे जलता देख रिया बहुत जोर से बहुत गुस्से में बोलती है कि जला दिया मेरा भोग, तुम लोग चोर हो, तुम लोग कातिल हो, तुम लोगों ने मेरा बेटा ले लिया और उसको मार दिया। रिया का गला एकदम से भारी हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही गले से 2 लोग अलग लोग बोल रहे हैं और इतने गुस्से में बोल रहे थे कि सारे गांव वाले पीछे हो चुके थे। चिल्लाते चिल्लाते धीरे धीरे रिया की आंखें बंद होने लगी। रिया का शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया, आंखें बंद, सांस धीरे। ऐसा लग रहा था जैसे रिया एक लंबी नींद में चली गई हो। अगली सुबह जब रिया को होश आता है तो वो देखती है कि गांव की सारी औरतें रिया के शरीर पे हल्दी लगा रही थी और फिर उसके बाद उसी को नीम के पत्ते से साफ कर रही थी। वो जब चाची जी को देखती है तो चाची जी रिया को सारी बातें बताती है। रिया को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब रिया को ये सारी बातें पता चलती है तो उसे बहुत डर लगता है। कुछ 1-2 दिन बाद उस घर में एक हवन होता है जो कि रिया के हाथों से कराया जाता है और हवन के समाप्त होने के बाद रिया के हाथों से वो हल्दी का दाग भी चला जाता है और फिर उसको रात को कभी भी वो डरावने सपने वापस नहीं दिखे। और ये एक एक्सपीरियंस था जो रिया इस गाँव से लेकर वापस से पढ़ने के लिए दिल्ली आ जाती है। दिल्ली आ गई, पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, सब कुछ हो गया। रिया जॉब कर रही है, लेकिन ये एक एक्सपीरियंस था जो रिया के साथ जिंदगी भर रहेगा। बट अच्छी बात यह है कि रिया सही सलामत है और जो कुछ भी हुआ था वो सब पीछे छूट चुका है। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। ये थी रिया की कहानी जो उसने हमसे शेयर करी थी। अगर आपको भी अपनी कहानी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।